हम देख रहे हैं कि ओवर द लास्ट 1 decade मोस्ट ऑफ द E&P कंपनीज हैव मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। गैस है नहीं, तो पहले तो ये बताएं कि गैस से रिलेटेड जो शॉर्टेजेस हैं इसका क्या करना है हमने। 2-2.5 साल पहले हम गैस खरीद रहे थे $6 की, 850 से 1000 के बीच में उसको बेच रहे थे, तो बेसिकली वी वर एट अ ब्रेक इवन। कंपनीज यहाँ से क्यों गई हैं? क्योंकि आपने जब कैप कर दिया और उन्होंने कहा कि अब ये हम इस कीमत के अंदर तो हम गैस ला ही नहीं सकते और हमें रिटर्न कोई नहीं है, तो इससे बेहतर हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री की प्राइस है वो सिर्फ 850 से 1100 की चली गई। तो अब हम गैस जो है वो 1800 की खरीद के हम 1100 की जब बेचना शुरू करेंगे तो आप पैसे किसी के नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। LPG की पॉलिसी क्यों नहीं बन रही है? हमारी डोमेस्टिक गैस इतनी सस्ती है कि जब जो डोमेस्टिक कस्टमर है कहता है कि भाई मेरा महीने का 400 रुपये का बिल आता है, मैं 4000 की LPG क्यों खरीदूँ। अब हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि $4 की गैस कहीं भी नहीं है। वी हैव नॉट लर्न हाउ टू मेक अ बेटर माउस ट्रैप। हम वही चीज़ें बना रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस भी वहाँ रहेंगी। लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं हो सकता कि हम डॉलर में चीज़ खरीद के रुपयों में बेचें। बिल्कुल ठीक है। दिस इज टोटली रॉन्ग। मैं वो 18th अमेंडमेंट के हवाले से फिर बात कर रहा हूँ। सारी गैस पंजाब वाले ले जाते हैं तो हमें मिलती नहीं है। इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम और हमने ये प्रोविंशियल लेवल पे यहाँ डिस्कस किया है और देयर इज़ अ वेरी लिटिल बाय इन फॉर इट, राइट। वो यही कहते हैं, जब आपने बात कही कि हमारी गैस है तो हम इसको ब्लेंडेड वो क्यों लें, हमारे पास तो एडिक्वेट गैस है और 18th अमेंडमेंट के तहत हमें मिलनी भी चाहिए। Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali Salman, and here you get to meet the movers and shakers of Pakistan. What better personality than meeting the Honorable Managing Director of Swiss Southern Gas Pakistan, a gentleman who has taken this position which is full of challenges और आम हालात में देखा गया है कि इतनी चैलेंजिंग पोजीशन के लिए लोग थोड़ा सा शाय अवे कर जाते हैं। इस पोजीशन के प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग का इस पे इन्फ्लुएंस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान के हर रोज़मर्रा की बेसिस पे चेंज होने वाले पॉलिटिकल सिनेरियोज में इनको किस तरह के इन्फ्लुएंसेस का सामना करना पड़ता है, कैसे ये उन तमाम प्रेशर्स को फेस करते हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस। प्लीज़ वेलकम मिस्टर मनियार, मिस्टर इमरान मनियार। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन और आपने ये बुलाया तो होपफुली विल हैव अ गुड डिस्कशन। और ऑब्वियसली जो चैलेंजेस हैं बाज़ लोगों को पता है, बाज़ नहीं है, तो होपफुली विल कवर देम ऑल। हम लोगों को बताएंगे, अब आवाम की ज़बान में बताएंगे प्रॉब्लम, लेकिन सर पहले ये बताएं कि एक ऐसे टाइम पे जब यहाँ से पोस्ट कोविड ब्रेन ड्रेन हो रहा था, लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे थे, ऐसे वक्त में एक ऐसी मुश्किल हालात में आपने इतनी चैलेंजिंग पोजीशन एक्सेप्ट कर ली, व्हाइल यू वर सेटल्ड, यू वर रनिंग ह्यूज पाइपलाइन कंपनी, यू न्यू दैट पाकिस्तान इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो ये कैसे, वो अपॉर्चुनिटी कैसे हुई सर? कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे। आई थिंक सबसे बड़ी बात थी कि मैं यहाँ से जब कॉलेज के लिए गया था, उसके बाद 2-3 दफ़ा कुछ हुए थे अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वर्कआउट नहीं हुए थे। तो हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड था कि ये एक दफ़ा कभी जाके ये करना है। सो यू बेसिक द सन ऑफ द सॉइल। आपने यहाँ से कॉलेज यहाँ से किया? मैंने यहाँ से A levels यहाँ से ग्रामर स्कूल से किए थे। Okay. दूसरा ये कि my father and my family was very much an industrial family here. Okay. My uncle was president of the site association in Karachi. तो मैं बड़ा ही इन्हीं लोगों में, और आज जो लोग यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज चला रहे हैं वो दे आर ऑल इधर फैमिली फ्रेंड्स और चाइल्डहुड फ्रेंड्स। बट यू डोंट ओब्लाइज देम, दैट आई नो एज अ फैन। हाँ, तो वो आई थिंक एक वो था, लेकिन आई थिंक एक बैक ऑफ द माइंड था कि यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी राइट हुई तो वापस आने का था। और आई थिंक ऑयल एंड गैस में ही काम किया था सारा वक्त, और एक नॉट बाय डिज़ाइन बट एक वो बन गई थी कि मैंने टर्न अराउंड्स किए थे 5 डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन पहले आपकी एजुकेशन से पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राइस MBA, एंड देन यू डिड यू आर अ सर्टिफाइड FCPA also. I am a chartered accountant. You're a chartered accountant. So this is quite a mix of diversity. हाँ, 2-3 चीज़ें और भी की हैं, वो लिखी भी नहीं उसके। वो बताएं ना सर, वो क्या? नहीं, I have a master's in chemical engineering. As well, माशाल्लाह. And then did a CFA program which I think is वो फॉरेन MBA के बाद किया था। Nice. And obviously अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें तो you have to have a degree in accounting. Agreed.
तो वो सारी वो फिर इट बिकम्स टू मच टू Master of chemical engineering is tough. As a chemical engineer, it's very complicated. हाँ Did you ever apply that? मैं देखिए मैंने अपना जो एक्चुअली करियर स्टार्ट किया था, स्टार्ट विद अ केमिकल कंपनी. Nice. So my first job was I was managing a polyethylene plant. So I was a Wow. plant engineer at a polyethylene Okay. plant. एक कंपनी है Solvay which is based Of out of Belgium. जो केमिकल प्लांट था, it was the largest at that time polyethylene plant in the world. वो मैनेज किया था. उनका एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्लांट था. So I was हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक स्टेबलाइज़र होता है, वो डिटर्जेंट्स में जाता है, उसका प्लांट कंस्ट्रक्शन वहाँ पे मैंने किया था. तो दोज वर प्राइमरीली इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स. और आई थिंक आज आई थिंक सब लोग यही अज्यूम करते हैं कि आई हैव एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, लेकिन आई थिंक हैविंग डन इंजीनियरिंग काफ़ी साल हो गया, लेकिन आई थिंक इट हेल्प्स. Sadly, Pakistan, as of today, polyethylene and polypropylene and butadiene and rubbers are all aliens to us. हमारा नेफ्ता सारा री एक्सपोर्ट हो जाता. शुक्र है अब हमने उसको कन्वर्ट करना शुरू. बट एनी वे, सो ओके, फिर आप अमेरिका में. तो मैंने बेसिकली तीन फेजेस थे. तो मैंने पहले एक केमिकल इंडस्ट्री में काम किया. आई बेसिकली बोथ इन फाइनेंस एंड इन इंजीनियरिंग बोथ. उसके बाद मैं जब CFA कर लिया था तो वी वर एक्चुअली मूव मोर टूवर्ड्स I was an analyst more for securities analyst with Morgan Stanley. Wow. तो मैं उसमें चला गया था. And that, I mean, for 5-6 years I was basically doing that. उसके बाद मैं वापस I came back to industry and then I came into purely oil and gas. तो मैंने फिर upstream भी काफ़ी किया है, drilling वगैरह. Then I worked for a pipeline company which was essentially midstream pipeline, उसका construction. और देन एक कंपनी थी DNV नाम है, वाला आपको पता होगा. DNV जर्मन लॉयड DNV. उनका आई वाज देयर CFO फॉर लैटिन अमेरिका. सो आई वाज इन कवरिंग लाइक ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, इस तरह की चीज़ें. और फिर आखिर में द जॉब बिफोर आई केम हियर, सो फॉर द लास्ट 7 years आई वाज CFO फॉर अ कंपनी कॉल्ड मार्कवार्ड एंड बाल्स. इनकी एक कंपनी ऑयल टैंकिंग इज़ द लार्जेस्ट टर्मिनल कंपनी इन द वर्ल्ड. सो वी वर मैनेजिंग 79 terminals around the world, which was from liquid oil and gas hydrocarbons. सारे hydrocarbons, chemicals, bulk materials like from coal, sulfur, petroleum coke, Wow. grain, fertilizer, इस तरह की चीज़ें. And then on the liquid side, from naphthas, diesel, fuel, उस तरह की चीज़ें. So we had terminals starting from Singapore all the way down to Rio de Janeiro. So I mean we covered all of them. तो वो मैं कर रहा था when I think this call came. And किसी को आपकी खुशी रास नहीं आई. हाँ, लेकिन उस वक्त ये था कि भाई we had done a turnaround in US and Canada. We had done a turnaround in Peru. We had done a turnaround in Russia and in Trinidad. तो वो ये था कि टर्न अराउंड कर सकता हूँ. इन्होंने यहाँ पे कहा कि ये टर्न अराउंड सिचुएशन है, इफ्स इन लाइफ. और फिर क्या यार, उस वक्त ये PM ऑफिस से कॉल आया था कि आप ये जॉब ले लें, और इट काइंड ऑफ फिट माई बैकग्राउंड. मैंने वो चीज़ें की थी, तो मैंने आई टुक इट ऑन. ऑब्वियसली इस वक्त ये नहीं पता था कि कितने ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो आप अभी कह रहे हैं. बिकॉज आई थिंक यहाँ पे एक तो ये कि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, आप ये सरप्राइज होंगे कि एज एन ओल्ड एज रिच अ कंपनी दिस इज़, मुझे 2.5 साल हुए. आई एम द 3rd longest serving MD in this Mashallah, fortunately. Right? So I mean people either burn out. जी, तो ऐसे यहाँ पे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिनकी वजह से लोग कंटिन्यू नहीं कर सके थे. तो हमने मैं आया था ये कोशिश की थी कि उन चीज़ों को ब्लॉक आउट कर सकूँ. कि आई मीन फोकस वॉज के टर्न अराउंड करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है यहाँ पे जिससे टर्न अराउंड हो सके. एंड आई थिंक उसी पे हमने फोकस किया है. एंड आई थिंक आई थिंक द रिजल्ट्स आर देयर. आई थिंक बोथ. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम a state-owned enterprise has gone from loss-making to a profit. So I think उस पे टर्न अराउंड पे हम आएंगे. 3 हुकूमतें तो टर्न अराउंड हो गई बाय द वे आपके. मैंने 3 हुकूमतें, उसके अलावा 4 obviously ministers, 4 secretaries, and this is all in 2.5 years, right? So I mean it's just been it's been a roller coaster that way. I think अब हमारा obviously board is getting changed also. So I think तो it's been a big transition. Obviously I think सबसे बड़ी यहाँ really, to be honest, the biggest issue I think at the ministry level also is
कंसिस्टेंसी और पॉलिसी, आप भी बिजनेस में हैं, आपको पता है अगर कंसिस्टेंसी आ जाए पॉलिसीज़ में, आई थिंक व्हेन आई केम उस वक्त ये था कि किसी तरह से आई वुड ट्राई टू ब्रिंग इन लोग। रियली पहले साल में मैंने बहुत ये कोशिश की थी, राइट, एंड वी केम आई थिंक विद इन 1 or 2 signatures of bringing oil tanking here. Wow. LNG terminal here, हमने उनके साथ वो भी डिस्कशंस की थी, आई मीन एट लेंथ। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली लास्ट अप्रैल व्हेन द गवर्नमेंट टर्न अराउंड हैपेंड, आई थिंक दे सेड कि पॉलिटिकली it was just too risky for them to continue, so they had backed out. जो चीज़ हमें करनी है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, और क्योंकि अगर ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं लार्ज कैपेक्स के, ये बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, ये 1-2 साल के प्रोजेक्ट्स तो नहीं होते। और यहाँ पे जब तक वो कंस्ट्रक्ट होंगे तो लोगों को ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जो वो पैसे डाल रहे हैं उसका उनको एडिक्वेट रिटर्न मिल जाएगा। और उनके लिए यू नो दे आर मेकिंग व्हेन यू आर एज डिवर्स, जैसे ऑयल टैंकिंग थी कि इतनी डिफरेंट कंट्रीज़ में वो है, तो इट्स प्योरली अबाउट रिटर्न। तो अगर वही पैसे पाकिस्तान में डाल रहे हैं या सिंगापुर में डाल रहे हैं या ब्राज़ील में डाल रहे हैं, तो जहाँ बेहतर रिटर्न मिलेगा वहाँ जाएंगे। जब पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं होती, रिस्क भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें, तो वो फिर ये उनका जो एक रिस्क का ग्रुप होता है कहता है कि भाई क्रॉस दिस आउट, बिकॉज ये जो है ये इज़ नॉट ए रिस्क रिटर्न रेशियो डजंट। अभी इस पे आते हैं। पहले ये बताएं से देखें, आपकी गैस की सोर्स प्राइमरीली इट्स E&P कंपनीज, यू बाय फ्रॉम OGDC, PPL, प्राइवेट E&Ps। अब हम देख रहे हैं कि ओवर द लास्ट 1 decade most of the E&P companies have moved out of Pakistan. Last is this OMC Shell which is announced कि वो भी जा रहे हैं sadly. आपके पास नई एक्सप्लोरेशंस नहीं हो रही हैं, पाइपलाइंस हम अनफॉर्चुनेटली ला नहीं सक रहे। हमारे एक नेबर ने बॉर्डर पे ला के फ्लेंच कर दिया, वी आर वेटिंग। तापी इज़ ए रोमांटिक हिस्ट्री, although Afghanis have substantial interest in Turkmenistan, some odd reason we are, but गैस है नहीं। तो हम आपकी जो पाइपलाइंस हैं ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है, बिकॉज वी हर्ड यू सेइंग आई एम अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। तो ये अच्छा, फिर E&P का सबसे बड़ा चैलेंज, यू ओव अ लॉट ऑफ मनी टू E&P. I hear UEP keeps complaining, I hear E&I keeps complaining, हमारे पास देने को पैसे। तो पहले तो ये बताएं कि गैस से रिलेटेड जो शॉर्टेजेस हैं इसका क्या करना है हमने? 2-2.5 साल पहले हम गैस खरीद रहे थे $6 की, और हम बेच रहे थे $6 जो $900 था उस वक्त, हम $1000 की, 850 से 1000 के बीच में उसको बेच रहे थे। तो बेसिकली वी वर एट अ ब्रेक इवन। फिर क्या हुआ कि जब ये रुपी डॉलर पैरिटी का प्रॉब्लम हुआ, आज जो हम $6 की गैस $1800 की कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री की प्राइस है वो सिर्फ 850 से 1100 की चली गई। तो अब हम गैस जो है वो 1800 की ख़रीद के हम 1100 की जब बेचना शुरू करेंगे तो आप पैसे किसी के नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक सबसे बड़ा ये हुआ है कि हमारे लिए मुश्किल ये है कि लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं हो सकता कि हम डॉलर में चीज़ खरीद के रुपयों में बेचें। बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो जो रिस्क जो है वो दैट हैज़ टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम अस टू ईदर टू द E&P कंपनी या एंड कंज्यूमर। सो योर GPAs आर ऑल डॉलर बेस्ड? यस, तो ये पहला ये रिकग्नाइज करने की बात है। अच्छा, दूसरा मसला आपका ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इन जनरल जो आपकी व्हाट आई कॉल ईजी ऑयल एंड गैस है वो एक्सकेवेट हो चुका है, राइट। अब जो आपका ये है कि आपने जो ऑयल या गैस आपने डिस्कवर कर लिया है, तो अभी आपने 2012 की पॉलिसी के तहत आपने $6 मैक्स उसकी प्राइस रख दी है, ठीक है ना। तो अगर आपने गैस निकाली आपको $6 ही मिलेंगे। लेकिन अब ये है कि अब हम उन फॉर्मेशन में जाना है, जैसे हमें टाइट गैस के लिए जाना है, हमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी है, तो अब आपका जो कॉस्ट में भी जो 8 या 10 मिलियन पर वेल था वो 15 या 20 मिलियन हो जाता है। तो वो $6 की गैस प्राइस नहीं हो सकती, राइट। उस प्राइस को ज़्यादा होने की ज़रूरत है। तो हमें दिस इज अ पॉलिसी मैटर, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पॉलिसी मैटर। तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें अपनी इस ओगरा के जो गैम्बिट के अंदर हम हैं, और ये हमें मार्केट बेस्ड पॉलिसी बनानी है कि अगर मैं आके गैस ड्रिल करता हूँ और मेरा कॉस्ट 7.5 है और मुझसे कोई 8.5 में ख़रीदने को तैयार है, देन मुझे आप वो अलाउ करें। कंपनीज यहाँ से क्यों गई हैं? क्योंकि आपने जब कैप कर दिया और उन्होंने कहा कि अब ये हम इस कीमत के अंदर तो हम गैस ला ही नहीं सकते और हमें रिटर्न कोई नहीं है, तो इससे बेहतर हम यहाँ से चले जाएँ। तो अगर आपको ड्रिलिंग को ज़्यादा प्रमोट करना है या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा ड्रिलिंग हो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो मार्केट को ओपन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इन कंपनीज़ को ये अलाउ करें। दूसरा ये कि हमने पिछले साल में
ये होता है कि जो कंपनीज ड्रिलिंग करती हैं और उन वेल्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो वो उसको कैप कर देती हैं वेल्स को, ठीक है। तो हमने ऐसे वेल्स आइडेंटिफाई किए थे, about 150 से 200 MMcf गैस थी। हम ओगरा के पास भी ले गए, हम मिनिस्ट्री के पास भी ले गए, बट आई थिंक देयर वाज दिस रिलक्टेंस कि हम $13 की RNG ख़रीद लेंगे बट हम $9 की इस गैस के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, राइट। कि उसके अंदर असेंशली इट्स अ नॉन स्पेक गैस। अच्छा, ओके, राइट। तो गैस या तो उसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होगी या सल्फर ज़्यादा होगी या उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आपको $50 मिलियन का अगर एमीन यूनिट लगाना है या वो करना है तो उसके लिए द कॉस्ट गोज अप, राइट। तो वो हमने आइडेंटिफाई की थी। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट टू द मार्केट। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं हर जगह ये आपने भी कहा यहाँ पे IR की और टापी की, हमें ये एक मिस कॉन्सेप्ट आई थिंक मार्केट में कि ये गैस $4 या $5 की आ जाएगी। अगर आप इन लोगों से बात करें तो नहीं, अगर वो पाइपलाइन बन भी जाती है तो पाइपलाइन टैरिफ है $8 से $10 की वो गैस होगी। तो ये हम नहीं समझते हैं कि वो गैस आ गई तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये कि दुनिया में अब हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि $4 की गैस कहीं भी नहीं है, राइट। US में हेनरी हब पे है बट यहाँ पे अवेलेबल गैस कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। हमने जो चीज़ें आज से 30 साल पहले बना रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हम वही चीज़ें बना रहे हैं, वही बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें वो ₹850 की गैस चाहिए। जब वो 850 से हम कहते हैं उसको 1500 या 1600 या 2000 कर देंगे तो सब ये कहते हैं कि इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, नौकरियां चली जाएंगी, एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हम वी हैव नॉट लर्न हाउ टू मेक अ बेटर माउस ट्रैप। हम वही चीज़ें बना रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस भी वहाँ रहेंगी और अनफॉर्चुनेटली तो हमें ये कहा है लॉन्ग टर्म कि हमें बेहतर चीज़ें बनानी चाहिए, हायर मार्जिन चीज़ें बनानी चाहिए। फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पसेस डू वी नीड टू डीरेगुलेट द बिल्कुल। आई एम टोटली कन्विंस्ड नाउ हैविंग बीन हियर कि अगर आप डीरेगुलेट नहीं करेंगे तो जो आदमी ड्रिलिंग करना भी चाह रहा है उसको नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक। आप उसको इंसेंटिव नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि भाई आपने UEP की बात की, UEP के पास मुझे आके उन्होंने कहा है कि हमारे पास 1 से 2 TCF गैस ड्रिल्ड पड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास टाइट गैस पॉलिसी नहीं है। और वो टाइट गैस पॉलिसी मैं 2 साल से कह रहा हूँ, समहाउ पॉलिसी बन के नहीं देती। आई रियली थिंक कि अनफॉर्चुनेटली इतने एक्सपर्ट्स भी मिनिस्ट्री पे नहीं है। वी शुड इंगेज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, उनसे वो पॉलिसी आप 30 दिन में लिखवाएं, मिनिस्ट्री के लेवल पे उसको रिव्यू कर लें एंड गेट इट अप्रूव। कंसिस्टेंसी होना सर, मिनिस्टर भी तो ठहरे हो। तो ये टाइट गैस का भी नहीं है। एक ज़माने में हम सुन रहे थे कि हमारे जो खाली एम्प्टी वेल्स हैं LNG इंपोर्ट करके स्टोर करेंगे, उसके ऊपर भी कोई पॉलिसी की बात कर रहे थे। एनीवे, सो अब जो सबसे बड़ा चैलेंज एक और है, वी आर एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फर्टिलाइजर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। तो फर्टिलाइजर को हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं, पावर जनरेशन में हम सब्सिडी दे रहे हैं, डॉलर में ख़रीद रहे हैं, रुपए में बेच रहे हैं। तो ये टफ डिसीजन अब तेल पे तो ले रहे हैं बाय द वे, तो गैस पे कब लेंगे? ये समझ नहीं आता कि इतना मुश्किल क्यों रहा है, राइट। अब आपका अगर घर का बिल ₹300 का आ रहा है या ₹400 का आ रहा है और मेरी कॉस्ट उस गैस को ख़रीदने की ₹1500 है, आज अगर मैं उस गैस को 300 से 500 अगर कर देता हूँ, जहाँ हमारी बिजली के मतलब मसले हुए हैं, तो वो उसका क्या रियली इम्पैक्ट। आई थिंक देयर इज़ दिस इनहेरेंट फियर कि अगर हमने ये गैस की प्राइस बढ़ा दी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। पॉलिटिशियन अपने वोटर को वो करने के। अच्छा, फिर अब एक इतनी हाई BTU गैस पे मैं जब चाय जलाता हूँ, हाँ, मैं इसके ऊपर आता हूँ, मैं मज़े की बात है। जब हम यहाँ आए तो हमने 1 साल तक काम करके ओगरा से परमिशन ले ली कि हम डोमेस्टिक एरियाज़ में 900 की जगह 800 BTU की गैस बेचें। बिल्कुल सही, व्हाई नॉट। तो वो हमने इस तरह से कन्विंस किया कि हम वहाँ पे एक नाइट्रोजन प्लांट लगाएंगे, इनर्ट गैस है नाइट्रोजन, उस गैस को हम इंजेक्ट करेंगे और वो जो 100 BTU है उसको एक्सट्रैक्ट करके बेच देंगे। उससे हमें 20 से 30 मिल जाता था। बट अगेन उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है हमें कि वो $40 मिलियन का प्लांट है। अगर मुझे वो $40 मिलियन का प्लांट को जस्टिफाई करना है तो मुझे गैस को रेगुलेटेड प्राइस से ऊपर बेचना पड़ेगा। तो दैट हैज़ बीन अ चैलेंज आई थिंक कि मैं समहाउ रेगुलेटेड फ्रेमवर्क से बाहर जाना चाह रहा हूँ और उसकी परमिशन हमें मिलनी मुश्किल है। अगेन पॉलिसी इशू है, राइट। तो ये भी मेरे ख्याल से हमने 70 साल से गैस डोमेस्टिक को 900 की दे के इट्स बीन एन इनजस्टिस। इट इज़ we wasted 15 to 20% of our domestic gas by giving them। क्योंकि देखिए जो आदमी चूल्हा जला रहा है उसको तो नहीं फ़र्क पड़ रहा कि 900 की आ रही है या 800 की आ रही है 700, जब तक as long as it gives you the heat, absolutely it should be able to। अच्छा, then comes a question कि if
domestic can be somehow substituted or replaced by LPG, जी। तो पूरी दुनिया में हो रहा है, दूर क्यों जाते हैं, GCC में हो रहा है जी। Why are we not, and I know Swigas has done substantial on this, you have a terminal also, you import a lot of LPG though, LPG की पॉलिसी क्यों नहीं बन रही है? Our LPG company now is making 4 to 5 times the money it was when I came. I remember So that, it's been very successful and that's been a bright spot for us. I think LPG की मुश्किल ये है कि LPG जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर बेस्ड होती है। Right. ठीक है, तो जो भी प्राइस होगी इंटरनेशनल सऊदी अरामको की हमारा जो CP प्राइस है जी। ठीक है, तो अब हमारा मुश्किल ये है कि हमारी डोमेस्टिक गैस इतनी सस्ती है कि जब जो डोमेस्टिक कस्टमर है कहता है कि भाई मेरा महीने का 400 रुपये का बिल आता है, मैं 4000 की LPG क्यों खरीदूँ? बिल्कुल ठीक है, राइट। अब जो लोग ले रहे हैं मजबूरी में ले रहे हैं क्योंकि उस वक्त विंटर में कोई गैस नहीं बिल्कुल होती। ठीक है। तो वो ये होता है कि आपकी नवंबर से लेके मार्च तक LPG अच्छी खासी बिकती है, उसके बाद वो टेपर ऑफ हो जाती है क्योंकि आपको डोमेस्टिक गैस मिलती है। हमने काफ़ी कोशिश की है। आई थिंक अब ये कि आई थिंक माइंडसेट ये हो गया है कि हमें एटलीस्ट LPG को एज अ बैकअप या इंश्योरेंस रखना चाहिए, राइट। तब ये एक माइंडसेट चेंज हुआ है, लोग कर रहे हैं इसको। अच्छा, जब हम LPG इंपोर्टर से बात करते हैं ना सर, तो या LPG कंज्यूमर से बात करते हैं या बड़े प्लेयर से बात करते हैं, they say it is not that LPG cannot be consumed, it is the consistent availability and supply of LPG, which is the biggest challenge. अगर आप मार्केट में अवेलेबल कर दें तो अभी 1.5-2 मिलियन टन है, मार्केट इज बिग, इज दैट राइट? जी देखिए, हमने हाँ आप ये नंबर्स काफ़ी ठीक है, लेकिन देखें हमारे टर्मिनल पे ये था कि हमारा टर्मिनल 30-35% बिजी होता था और हम सिर्फ खुद ही इंपोर्ट करते थे। बिल्कुल ठीक है। तो फ़र्क की मैं आने के बाद ये कर दिया कि हमने टर्मिनल को बेसिकली खोल दिया, एनीबॉडी कैन इंपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। सो आवर टर्मिनल नाउ इज 80 to 90% यूटिलाइज। तो हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट में, बिकॉज देखें यहाँ पे 250 लोगों के पास लाइसेंस है LPG का, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम रोक लें लोगों को। अभी सिर्फ 20% जो है वो सी से आ रहा है जो हम कर रहे हैं, 40% ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम लैंड। बिल्कुल सही है। तो हमें एक चीज़ जो लॉन्ग टर्म ये भी होनी चाहिए कि लैंड वाले आपसे क्यों बेहतर प्राइसिंग दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लैंड बॉर्डर से सस्ती आ रही है, लेकिन इट्स अ वेरी इनएफिशिएंट वे बिकॉज वो नेबरिंग कंट्री में भी ट्रांसपोर्ट होती है। 800 किलोमीटर वहाँ है, 1200 फिर आपकी किलोमीटर से बिल्कुल। उनका $70 या करीब का कॉस्ट तो सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का हो जाता है, राइट। कॉम्बैट करने के लिए ये करना चाहिए कि हमें जो है यहाँ से फ्रॉम पोर्ट कासिम टू लाहौर वी शुड हैव एन LPG डेडिकेटेड पाइपलाइन। ओके, एंड दैट वुड बेसिकली टेक आउट all the land business. We will be able to. मैं आपको लैंड बिजनेस का एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछूंगा। वी गॉट 2 बॉर्डर्स, वन इज कॉल्ड टी ताफ्तान, अदर इज अभी नया खुला रमदियान पे 250। 250 से जो ट्रक निकलते हैं एवरेज 40-50 दिन के हैं, वो 35 टन का ट्रक जो है उनके डीजल पे आता है। 5 से 8 हज़ार रुपये पर टन एवरेज कॉस्ट फ्लक्चुएट करती है डिपेंडिंग ऑन जो डीजल कॉस्ट पर टन। नो दैट इज नॉट चीप, एज ह्यूमंगस कॉस्ट वी आर पेइंग ऑन ट्रांसपोर्ट। तो मैं डरता इस बात से, जो पाइपलाइन है फिर एक माफिया आ जाएगा जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल कर रहा हो। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि वहाँ से फिर कैसे आ रही है? वहाँ भी हम GD फाइल कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो कांट वी हैव अ पॉलिसी ऑन दैट कि यार हमारा पॉलिसी में अगेन उसमें रिलक्टेंस है टू फॉर्म ए फॉर्मुलाइज पॉलिसी फॉर लैंड, राइट। आपको भी पता है लैंड से ना सिर्फ LPG हो रही है और डीजल भी हो रहा है, पेट्रोल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग थ्रू। तो आई थिंक दैट पॉलीएथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन इज आल्सो कमिंग। हाँ, बट जाहिर सी बात है बिकॉज सैंक्शंस हैं, ऐसी है, उनके इश्यूज हैं, लेकिन हमें एज इस तरह की LPG की इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है। हम 40% डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, 40 लैंड से आ रहा है और 20% सी से आ रहा है। सी से 80% इज कमिंग थ्रू आवर टर्मिनल। सो नाउ वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर, वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर। मार्केट शेयर वाइज आई थिंक वी आर द थर्ड। आई थिंक पार्को इज नंबर 1 का लाइक 11.5% है, वी आर एट 7। तो बट ये कि इट्स अ वेरी फ्रैगमेंटेड मार्केट, 250 लोगों के बीच में मार्केट शेयर है, राइट। तो वो छोटे बहुत लोग हैं और उसमें फिर प्रोडक्ट क्वालिटी भी जो इंपोर्ट आती है उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी भी ख़राब होती है, सिलेंडर्स की क्वालिटी भी ख़राब होती है, एक्सप्लोजन्स भी होते हैं, मतलब इट्स। बट यू एग्री वी हैव अ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ LPG, इट कैन बिकम अ डोमेस्टिक फ्यूल प्रोवाइडेड विल हो। हमारी ताबिश गोहर अभी आ गए हैं रिसेंटली, ताबिश से मेरी बात हो रही थी व्हेन ही लेफ्ट पाकिस्तान, आई मेट हिम इन दुबई, तो कहते हैं यार LPG की पॉलिसी बनाई हुई थी
3 दफ़ा पीएम को प्रेजेंट करने के लिए गया पर फिर वो लॉक हो गई किसी दराज में. सो वी होप दैट वी नाउ वी कम टू आवर फेवरेट सब्जेक्ट LNG. इज इट अ शॉर्ट टर्म फ्यूल और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, क्या ही है? LNG जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए इट्स फ़िलहाल तो रिक्वायर्ड है क्योंकि वो गैप फिल कर रहा है. लेकिन आप अगर इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठें उनसे बात करें, वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू हैव इज़ द इनकन्सिस्टेंसी इन द सप्लाई. जब कोविड वॉर में जब ये जो जंग हुई इसके अंदर, तो उसमें ये होता है कि इतने ज़्यादा स्पाइक्स आ जाते हैं कि आप लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी बना नहीं सकते. समर में LNG $9 की मिल रही थी, राइट? अब वो ऑलरेडी 14-15 हो गई है. और अभी I saw it $42 also. हाँ, और अब ये हो गया है कि बिकॉज पाकिस्तान का एक रिस्क है, एक रिस्क प्रोफाइल है, तो कोई देना भी नहीं चाहता, राइट? और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो लोकल जो हमारे पास गैस अवेलेबल है, जो हम $9-10 में ला सकते हैं मार्केट में, वी शुड जंप एट इट. ये भी है कि एक ये दीज आर बिग टास्क. और आज जैसे आपने कहा चेंज हर थोड़े महीने में चेंज हो जाता है, तो वो अगर कोई उस पर काम कर रहा है फिर वो इट बिकम्स लेस ऑफ अ प्रायोरिटी, फिर वो चीज़ें नहीं होती. आई थिंक अभी इन द लास्ट दिस रिजीम बहुत सारी चीज़ों पे देयर वाज अ लॉट ऑफ पुश टू गेट देम थ्रू, गेट थिंग्स डन. बट अगेन उनका जो जब से वो आते हैं उसमें भी 2 सेक्रेटरीज चेंज हो गए. जब तक वो उस पॉइंट पे आते हैं और उसको करना चाहते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता. तो उनको एक लॉन्ग रेंज देना चाहिए कि भाई आप अगर सेक्रेटरी पेट्रोलियम हैं या मिनिस्टर हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक 3 से 4 साल का विंडो है और आपके पॉइंट ए पे ये चीज़ें हैं और आपने 3 साल में ये डिलीवर करना है. अगर आप उनको टाइम ही नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे और कहें कि भाई वो क्यों नहीं हो रहा है. एक और रीज़न ये भी है शायद कि पॉलिसी, जैसे आप आज हैं, आप कल पोस्ट आउट हो जाते हैं, नए आएंगे, वो समझेंगे, साल उसमें लगाएंगे. बट कमिंग टू LNG एंड आवर लोकल गैस वेटेड एवरेज, जी ये दिस इज अनदर वेरी बिग चैलेंज, वेरी डिफ़िकल्ट. आई थिंक हमें ये यहाँ पे आई थिंक एक तो ये था कि हम प्रोविंशियल वेक ऑफ कर लें, राइट, और एक ये था कि हम नेशन वाइड वेक ऑफ कर लें. दूसरे मुल्कों में जो वेक ऑफ है वो नेशनल वो है. एग्रीड. यहाँ पे अब मुश्किल ये है कि 3 out of your 4 provinces are gas producers and 1 province is a gas consumer. As you agreed. तो जब गैस कंज्यूमर को आप वेक ऑफ देते हैं तो उनको एडवांटेज हो जाता है, बाकी लोगों को डिसएडवांटेज होता है. एंड स्पेशली पोस्ट 18th अमेंडमेंट बहुत मुश्किल, इट हैज बिकम अ नाइटमेयर. जी, काफ़ी काम करने के बाद बहुत इट्स बीन टफ, बट एटलीस्ट हमने इंडस्ट्री के साथ एक 75-25 ब्लेंडेड अग्रीमेंट कर लिया है इन कराची, राइट? तो उसमें ये कि हमें ये हो रहा था कि डोमेस्टिक गैस इतनी तेज़ी से गिर रही थी कि हम उनको सप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो हमने कहा कि हम एटलीस्ट 25% जो है वो RLNG उसके अंदर डाल देते हैं. और आपकी जो ब्लेंडेड प्राइस मेरे ख्याल से 1600 रुपये के करीब आती है, तो वो आप फिर भी $5 एंड चेंज, तो वो आपको एटलीस्ट ये इंश्योर करेगी कि कंसिस्टेंट सप्लाई आपको मिल जाएगी. आई वुड लव टू पुट मोर, इट रियली नीड्स टू बी क्लोज टू 100, लेकिन 50 इज़ अ स्टार्ट. मैं वो 18th अमेंडमेंट के हवाले से फिर बात कर रहा हूँ कि सारे कहते हैं गैस हमारी है, पंजाब, आई कम फ्रॉम पंजाब, दो सारी गैस पंजाब वाले ले जाते हैं तो हमें मिलती नहीं है. तो ये दिस इज़ इट्स अ रियल प्रॉब्लम, इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम. और हमने ये प्रोविंशियल लेवल पे यहाँ डिस्कस किया है और देयर इज़ अ वेरी लिटिल बाय इन फॉर इट, राइट? वो यही कहते हैं, जब आपने बात कही कि हमारी गैस है तो हम इसको ब्लेंडेड वो क्यों लें, हमारे पास तो एडिक्वेट गैस है और 18th अमेंडमेंट के तहत हमें मिलनी भी चाहिए. इमरान साहब हमारे साथ हैं, बट अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेंगे बिकॉज द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग कैन नॉट बी क्लोज्ड इन 1 एपिसोड ओनली. सो स्टे विद अस, वी विल बी बैक. इमरान साहब से दूसरे एपिसोड में मज़ीद इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.